हाय। इस वीडियो में बात करेंगे इंड एस 37 की। विद इन 15 टू 20 मिनट्स मैं आपको पूरा इंड एस 37 रिवाइज करवाऊंगा और जो भी क्वेश्चंस से रिलेटेड अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको भी मैं इसमें कवर कर चुका हूं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में। ठीक है, चलिए, ये एक लास्ट मिनट रिवीजन हो रहा है एग्जाम से जस्ट पहले का, तो आप ये रेफर कर सकते हो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। Ind AS 37 प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट्स। बेसिकली ये एक लाइबिलिटी बेस्ड इंड एस है, जहां पर जो भी लाइबिलिटीज किसी दूसरे इंड एस में कवर नहीं हो रही तो वो इंड एस 37 में कवर होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो वहां सबसे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंड एस 37 एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी तरफ से काम कुछ भी नहीं किया है या फिर हाफ कंप्लीट किया है। दोनों ने अपनी तरफ से आधा आधा काम कंप्लीट किया है, एक दूसरे को किसी भी पार्टी ने अपनी तरफ से 100% बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके ऊपर इंड एस 37 नहीं लगता है, बट इंड एस 37 लगता है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से जो मुझे बेनिफिट मिलने वाले हैं उससे ज्यादा कंप्लीट करने की कॉस्ट आने वाली है। मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा पर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो कम है और जो कॉस्ट आने वाली है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाले हैं। ऐसे केस में जो एक्सेस कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनता है एज पर इंड एस 37। इसीलिए हम बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स को यहां पर इंड एस 37 में कवर करते हैं। बाकी चीजें इतनी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको अभी लास्ट मिनट पे पढ़ाने लायक हो। फिर बात करेंगे सर लाइबिलिटी क्या होती है। तो बच्चों लाइबिलिटी का मतलब बोला गया लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जहां पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, यहां पर रिसोर्सेस का मतलब है कोई भी असेट, कैश, काइंड। तो रिसोर्सेस मतलब कोई भी असेट। तो लाइबिलिटी मतलब जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से अराइज हुई है और जिसमें आउटफ्लो होना पक्का पक्का श्योर है, जहां आउटफ्लो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अगर अपन लायबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो लायबिलिटी के लिए पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का जरूरी है। बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि मुझे चांसेस 50% से ज्यादा लगते हैं कि मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर चांसेस 50% से कम है तो उसको बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पास्ट इवेंट प्लस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन बैलेंस शीट डेट प्लस आउटफ्लो एंड द आउटफ्लो इज फिक्स्ड। अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसको आप बोलोगे लायबिलिटी। आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो इज फिक्स्ड। ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। आई मेरी बात समझ में? लाइबिलिटी भी दो प्रकार की ऑब्लिगेशन से बन सकती है, एक लीगल ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जनरेट होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए जरूरी नहीं कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने किसी को अपना कमिटमेंट दिया है तो मेरी लाइबिलिटी आ गई। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज अ मैटर ऑफ योर एक्शंस, योर वर्ड्स, योर कमिटमेंट्स। आपने कुछ एक्शंस से अपनी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली, कुछ कमिटमेंट से आपने अपने एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? पास्ट इवेंट सर यहां पर क्या होगा, जैसे अपन बोल रहे थे सर पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, तो पास्ट इवेंट मतलब सर क्या? अब जैसे मान लो आपको वारंटी रिलेटेड एक लाइबिलिटी बनानी है, तो वारंटी आप दे रहे हो, आप अपने कस्टमर को वारंटी दे रहे हो, कब देते हो? सेल के टाइम पर। तो सेल होना इज द पास्ट इवेंट। सेल हुआ मतलब आपको वारंटी देनी पड़ रही थी, तो सेल का होना इज अ पास्ट इवेंट, इस वजह से आपको आज लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ लैंड इट वुड बी ओरिजिनल कंटेमिनेशन। मान लो आपने लैंड को खराब किया, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो पास्ट इवेंट क्या हुआ था? आपने जब लैंड को खराब करना शुरू किया था, वो आपका पास्ट इवेंट था। डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग का जो लाइबिलिटी बनाते हो वो कब बनाते हो? वो तब आपकी पास्ट इवेंट कब होता है? पास्ट इवेंट होता है असेट का खरीदना, और खरीदने के बाद उसका इंस्टॉल करना इज द पास्ट इवेंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइबिलिटी। अब आते हैं अपन प्रोविजन पे। तो अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी और प्रोविजन में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोविजन के फॉर्मूले में अगर देखें तो पास्ट इवेंट यहां भी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब चांसेस पे करने के ज्यादा होने चाहिए 50% से ऑन बैलेंस शीट डेट, आउटफ्लो होना चाहिए, यस आउटफ्लो होना चाहिए, बट आउटफ्लो को आप सिर्फ एस्टिमेट कर पा रहे हो, आउटफ्लो का आपको यह नहीं पता कि कितना अमाउंट जाएगा। जबकि लायबिलिटी में आउटफ्लो फिक्स था, जबकि प्रोविजन में आउटफ्लो है पर अनसर्टेन है,
अमाउंट और टाइमिंग, कब पे करना पड़ेगा उसका टाइमिंग भी अनसर्टेन है, ये बन जाता है आपका प्रोविजन। पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो बट इट इज अनसर्टेन एंड timing is also uncertain, amount of outflow and timing is uncertain, as well as the reasonable estimation is required to create the provision। तो ये बन जाता है आपका प्रोविजन। तो प्रोविजन एक लाइबिलिटी ही है जहां रीजनेबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन चाहिए विद अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। ठीक है, क्लियर। अगर अपन बात करें तो अमाउंट पेबल फॉर यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा, क्या ये प्रोविजन है? नहीं, ये एग्जैक्ट लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कब पे करना है, लगभग कितना पे करना है, गैस का अमाउंट कितना बिल पे करना है, कब पे करना है, कब तक पे करना है, ये सब लाइबिलिटी होती है। ये सब एग्जैक्ट होते हैं या फिर ये सर्टेन टाइमिंग पर होते हैं, तो आप इनको प्रोविजन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस, क्रेडिटर्स, बेटा ये भी आपका प्रोविजन नहीं होगा, ये लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपको पता है कि कब पे करना है, कितना पे करना है, तो वो लाइबिलिटी होगी। फाइनेंशियल गारंटी गिवन बाय द पेरेंट कंपनी टू द लेंडर्स ऑफ लोन टेकन बाय सब्सिडरी कंपनी, ये भी फाइनेंशियल गारंटी आपकी 109 में कवर होती है, तो यहां पर आपको उसको कवर नहीं करना है। वारंटी ऑब्लिगेशन आपका जरूर प्रोविजन होगा, क्योंकि आपका अनसर्टेन है, पता नहीं वारंटी का क्लेम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना पे करना पड़ेगा, तो अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट है, इसीलिए वो प्रोविजन है। डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर फॉर 20 लाख, 20 लाख का डैमेजेस क्लेम किया है, मान लीजिए मैंने इसमें कोर्ट केस किया हुआ है, तो अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग है, तो ये प्रोविजन में आएगा। क्लियर, आई मेरी बात समझ में? हाउ टू मेजर द प्रोविजन, प्रोविजन को मेजर कैसे करते हैं? अगर आपने इंड AS 115 को पढ़ा रखा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रोविजन मेजर करने के दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक होता है मोस्ट लाइकली आउटकम। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का मतलब होता है जब आप प्रोविजन बनाते हो पर आपको पता है कि 2 से ज्यादा आउटकम्स हैं, जो मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स है, कि भाई मुझे अमाउंट 40 लाख रुपीस भी पे करना पड़ सकता है, 50 भी पे करना पड़ सकता है, 60 भी पे करना पड़ सकता है। 40 लाख की प्रोबेबिलिटी 50% है, 50 लाख की प्रोबेबिलिटी 30% है, 60 लाख की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो आपने उसका वेटेड एवरेज अमाउंट निकाल लिया। तो वेटेड एवरेज अमाउंट जब आप करते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ये मेथड की जरूरत तब पड़ती है जब 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं, आपको किसी भी प्रोविजन को बनाने के लिए आपको लगता है कि 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? और दूसरा होता है मोस्ट लाइकली आउटकम, यहां पर सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, या तो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा या तो मुझे अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा होता है, या तो मुझे पे करना पड़ेगा या तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेथड तब लगता है जब ओनली देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो उसमें क्या होता है, 1 आउटकम सेज नो आउटफ्लो, 1 सेज आउटफ्लो, एक बोलता है आउटफ्लो देना पड़ेगा, एक बोलता है आउटफ्लो नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये देखते हो कि कौन से वाले आउटफ्लो की आउटकम की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है आप उसको पिक करते हो बिना वेटेड एवरेज किए। जैसे मान लो मुझे 60 लाख देने पड़ेंगे जिसके 70% चांस है, मुझे नहीं देने पड़ेंगे जिसके 30% चांस है। 70% चांसेस है ना 60 लाख रुपीस देने के, तो मैं 60 लाख का प्रोविजन बना लूंगा विदाउट मल्टीप्लाइंग इट। तो ये होता है मोस्ट लाइकली आउटकम। तो एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक होता है मोस्ट लाइकली आउटकम टू क्रिएट द प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन को एस्टिमेट करना पड़ रहा है, तो एस्टिमेट करने के लिए आपको, अंदाजा करने के लिए आपको 2 मेथड्स दिए गए। प्रोविजन बनाने के लिए क्या हमें डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़ती है? यस, अगर अमाउंट इज पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स, जैसे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आप बनाते हो इंड AS 16 में, प्रेजेंट वैल्यू आप उसका करते हो, फिर उसका अनवाइंडिंग करना पड़ता है, हर साल इंटरेस्ट बुक करना पड़ता है। जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो डिस्काउंटिंग आपको हमेशा प्री टैक्स चाहिए, हमेशा बिफोर टैक्स चाहिए रहेगा। प्री टैक्स वाली चीज मुझे वो भी याद आ रही है कि जब आप इंड AS 36 में डिस्काउंटिंग रेट लेते हो और वैल्यू इन यूज के कैश फ्लोस लेते हो, वहां पर भी आपको प्री टैक्स चाहिए और कैश फ्लोस बिफोर टैक्स चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोविजंस की, जैसे प्रोविजन कभी भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का नहीं बनता कि भाई मुझे फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉसेस होने वाले हैं, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, 3 साल तक लॉसेस होंगे, मैं उसका फ्यूचर ऑपरेटिंग मैं उसका प्रोविजन क्रिएट कर लूं, क्योंकि अभी तक कोई पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं हुआ है, तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कोई प्रोविजन नहीं बनता है। ठीक है, प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट टेक्स प्लेस। जैसे ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, जैसे मैंने वारंटी का मुझे प्रोविजन बनाना है, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? सेल हुआ, सेल किया, मैंने वारंटी दे दी, मतलब मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए। पीपी इंस्टॉल किया, मतलब मुझे डीकमिशनिंग का प्रोविजन अभी ही बना लेना चाहिए, बाद में बनाने की जरूरत नहीं है। तो एज सून एज द इवेंट टेक्स प्लेस मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए। प्रोविजन आप लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दोनों को कंसिडर करके बनाओगे। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको प्रोविजन कितना बनाना है? नेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा तो मुझे सपोज 70 लाख रुपीस का कॉस्ट आएगा,
और 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू आएगा, तो मेरा नेट कॉस्ट कितना आ गया 20 लाख रुपीस। तो नेक्स्ट जहां पर बेनिफिट कम होने वाले, कॉस्ट ज्यादा होने वाली है, तो नेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पनसेशन पेनल्टी विच एवर इज लोअर पर मैं अपने ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन क्रिएट करूंगा। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, जहां दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी तरफ से पूरा काम नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन देन चेक इफ देयर इज अ मोर देन 50% चांस देन ओनली द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। 50%, अगर मान लो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है तो ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द प्रोविजन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नॉट जस्टिफाइड टू इग्नोर द प्रोविजन। आप बोल रहे हो कि प्रोविजन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन कि आप प्रोविजन ना बनाओ। आपको प्रोविजन फिर भी बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डेटा, ठीक है। ये सब चीजें मैं क्वेश्चन से मैंने उठाई हैं। रीइंबर्समेंट्स, आप मान लो प्रोविजन बना रहे हो क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, बट वहीं आपको थर्ड पार्टी से अमाउंट रिकवर भी होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कस्टमर को गुड्स बेचा, कस्टमर ने मेरे ऊपर क्लेम किया, मुझे पेनल्टी भरना पड़ सकता है, पर वो प्रोडक्ट मैंने कहीं और से बनवाया था, मैंने सामने वाले को भी रीइंबर्समेंट क्लेम किया है। तो क्या आपको रीइंबर्समेंट जो प्रोविजन बनाना पड़ता है, क्या वो नेट रीइंबर्समेंट बनाना पड़ता है? द आंसर इज नो। आप हमेशा जब प्रोविजन बनाओगे तो नेट ऑफ रीइंबर्समेंट नहीं बनाओगे, आप जब प्रोविजन बनाओगे तो ग्रॉस बेसिस पे प्रोविजन बनाओगे। किस बेसिस पे प्रोविजन बनाओगे? ग्रॉस बेसिस पे प्रोविजन बनाओगे। प्रोविजन हमेशा आपका बनेगा ग्रॉस बेसिस पे। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी इट इज वर्चुअली सर्टेन। तो आप ग्रॉस बेसिस पे प्रोविजन बनाओगे, रीइंबर्समेंट आप अलग से बुक करोगे एज अ रिसीवेबल अगर पैसा मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं, 90% से ज्यादा चांसेस हैं पैसा मिलने के, तो आप अलग से रीइंबर्समेंट एज एन एसेट क्रिएट करोगे। अदरवाइज अगर आपको चांसेस ज्यादा नहीं लग रहा है, इवन 50% से भी ज्यादा चांसेस हैं पर 90% से कम है, तो आप रीइंबर्समेंट को एज एन एसेट क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रोविजन सेपरेट बनेगा, रीइंबर्समेंट रिसीवेबल सेपरेट बनेगा, दोनों को बैलेंस शीट में दिखाया भी सेपरेट जाएगा। हां, P&L में दोनों को नेट ऑफ करके नेट प्रोविजन दिखाया जा सकता है। तीसरी बात, रीइंबर्समेंट कभी भी प्रोविजन से ज्यादा अमाउंट नहीं बन सकता है। रीइंबर्समेंट का अमाउंट कभी भी प्रोविजन के अमाउंट से ज्यादा नहीं बन सकता। प्रोविजन को हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू किया जाएगा एज पर द करंट बेस्ट एस्टीमेट और अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। इफ एंटिटी कैन अवॉइड एनी फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाय द फ्यूचर एक्शंस देन नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। मान लो मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत है पर अभी दिख रहा है कि 2 साल का टाइम है पेमेंट करने में, पर अगर मैंने कोई फ्यूचर एक्शन किया या मैंने कोई फ्यूचर एक्सपेंडिचर किया जिससे मेरा प्रोविजन अवॉइड हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर प्रोविजन नहीं बनाओगे। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जब कंपनी अपने बिजनेस में कोई चेंजेस कर रही है, स्कोप ऑफ बिजनेस में चेंजेस कर रही है, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस में चेंज कर रही है, तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन कब बनेगा? रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा जब 2 चीजें हो। सबसे पहले डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मैनेजमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग का लॉन्च कर दिया हो, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मैनेजमेंट ने इशू कर दिया है और कि भाई इससे कितने इंप्लॉइज पर अफेक्ट होगा, क्या बिजनेस पर अफेक्ट होगा, रीलोकेट तो नहीं करने वाले हैं और इसमें खर्चा कितना आएगा वगैरह वगैरह। तो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इशू हो चुका है जिसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और जो भी पार्टीज अफेक्टेड होने वाली हैं उनको वैलिड एक्सपेक्टेशन आ चुकी है कि हां भाई रीस्ट्रक्चरिंग होगा और रीस्ट्रक्चरिंग से हमें इतना इतना नुकसान हो सकता है। मतलब आपने कुल मिला के वो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको बता दिया हो, तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग आएगा, जैसे स्टाफ का टर्मिनेशन कॉस्ट आएगा, कॉम्पनसेशन अगर आप पे कर रहे हो कस्टमर को तो वो आएगा, टर्मिनेशन लीज टर्मिनेशन पेनल्टी ये सब आएगा। तो स्टाफ टर्मिनेशन कॉस्ट, कॉम्पनसेशन टू कस्टमर्स, क्योंकि आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो हो सकता है कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाओ, कुछ टर्मिनेट करना पड़ रहा है, कुछ स्टाफ को कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है, आपको कुछ लोकेशन रीलोकेट करना पड़ रहा है तो पुरानी लोकेशन की लीज को आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है, ये सब रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की कॉस्ट में आएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएंगे? नए इंप्लॉइज को लेने वाले उनकी ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आएगा, वो डायरेक्ट भी P&L में जाएगा, उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, जब खर्चा होगा तब बनेगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द एसेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, न्यू लोकेशन में जब जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो सब नहीं आएगा। एग्जिस्टिंग एसेट्स को इंपेयर कर रहे हो वो सब आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का प्रोविजन में नहीं आएगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ने तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऑलरेडी ये सब प्रोविजंस के रूप में अभी बता चुका हूं।
इसके बाद व्हाट आर कंटिजेंसीज, कंटिजेंसीज क्या होती है? कंटिजेंसीज जस्ट अ सेकंड, एक स्क्रीन हाँ, कंटिजेंसी में दो बातें आती है, एक आती है कंटिजेंट लायबिलिटी, एक होती है कॉन्टिजेंट असेट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तीन जगह से बनती है, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो वहां चली गई लायबिलिटीज और प्रोविजन में, तो एक होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अगर है 50% से कम चांसेस है आउटफ्लो होने के, ठीक है, तो आपको फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, बनानी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अरे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में तो लायबिलिटी और प्रोविजन बन रहा था, रुको, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनेगी अगर आप प्रोविजन नहीं बना पा रहे हो, बिकॉज आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो आउटफ्लो को। अगर आप आउटफ्लो को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको पता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर आउटफ्लो रिक्वायर्ड नहीं होगा, द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड, और आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, ठीक है, या फिर आउटफ्लो प्रोबेबल है बट आप रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हो, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, तो इवन दो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर आप क्योंकि एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो या आपको पता है कि आपका आउटफ्लो नहीं जाएगा, तो भी आप सिर्फ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाओगे, डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगर इवन आउटफ्लो के 5% से भी कम चांसेस है, रिमोट चांसेस है, तो इवन अगर आप डिस्क्लोज नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। कॉन्टिजेंट एसेट को तो यह भी बोला गया है कि रिकॉग्नाइज तो छोड़ो, डिस्क्लोजर भी करने की एज सच जरूरत नहीं होती है। कॉन्टिजेंट एसेट बनती है जब पॉसिबल एसेट आती है, जब मिलने के चांसेस है पर चांसेस इतने भी ज्यादा नहीं है। इसी चीज को हम मैट्रिक्स से समझेंगे। वर्चुअली सर्टेन लगता है कि 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो आप उसका प्रोविजन बनाओगे, आप मिलने के चांसेस है तो आप असेट बनाओगे, पे करने के चांसेस है प्रोविजन बनाओगे, मिलने के चांसेस है असेट बनाओगे, जैसे रीइंबर्समेंट। प्रोबेबिलिटी 50 to 90% है, 50 to 90% है, प्रोविजन तो स्टिल बनाओगे पर आप कॉन्टिजेंट असेट नहीं बनाओगे, मतलब आप असेट रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सिर्फ डिस्क्लोज कर दोगे, डिस्क्लोज द कॉन्टिजेंट असेट। इसी तरीके से आप अगर इसको देखोगे बाकी सब डिस्क्लोजर की भाषा में चल रहे हैं, ठीक है। लेवीज कुछ खास नहीं है, लेवीज मतलब कुछ मैंडेटरी पेमेंट्स, कुछ ड्यूटीज, उसको लेवीज बोलते हैं, जैसे टैक्सेस पे करते हैं वैसे लेवीज होती है। तो आपको लेवीज का प्रोविजन कब बनाना चाहिए? लेवीज किस इवेंट के बेसिस पर पेबल हो रही है, अगर वो इवेंट ट्रिगर आउट हो गया तो आपको लेवीज का प्रोविजन बना लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं जो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड थी। Business of laying down the cable under the sea, as per the law, entity needs to restore the seabed at the end of the contract। भाई आपको सी बेड रिस्टोर करना है, मतलब समुद्र की सतह को आपको साफ करना है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? लेइंग डाउन ऑफ केबल। जिस दिन आपने केबल ले डाउन किया था, जब बिछाई थी, तो ही आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट आ गया था कि आपको रीस्टोर करना पड़ेगा, तो प्रोविजन बना लेना चाहिए था। प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर द रीस्टोरेशन एज सून एज द केबल्स आर लेड डाउन। नेक्स्ट, एंटिटी प्रोवाइड्स वारंटी ऑन सेल ऑफ गुड्स, फॉलोइंग इज द सिचुएशन। 1 मार्च, 31 मार्च, 30/4, ठीक है, ईयर एंडिंग है 31 मार्च, 30/4, एक्चुअल डिफेक्ट फाउंड गुड्स प्रोड्यूस बिटवीन 1 मार्च टू 30 अप्रैल, 1 मार्च टू 30 अप्रैल में गुड्स प्रोड्यूस हुए। सिचुएशन नंबर 1, गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बिफोर 31 मार्च, 31 मार्च से पहले गुड्स सोल्ड हो चुके हैं और आपको डिफेक्ट यहां पर मिला है। पास्ट इवेंट क्या था? सेल का, पास्ट इवेंट इज सेल, हेंस ऑन 31 मार्च, क्योंकि आपका सेल 31 मार्च से पहले हो चुका है, ठीक है, प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। मैंने क्या बोला? प्रोविजन आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज सून एज द सेल इवेंट अकर्स। अगर आपकी सेल यहां हो चुकी है पर गुड्स डिफेक्टिव पता चले यहां पर क्योंकि सेल हो चुकी है तो आपको बैलेंस शीट डेट पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द वारंटी, ठीक है बेटा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अप टू 31 मार्च बट अनसोल्ड एज ऑन 31 मार्च, डिफेक्ट फाउंड ऑन 30 अप्रैल, गुड्स मे बी सोल्ड आफ्टर 31 मार्च। एज ऑन 31 मार्च नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर वारंटी सिंस नो सेल इज डन। अब मैं बोल रहा हूं कि गुड्स सोल्ड यहां कहीं हुए हैं, डिफेक्ट यहां मिला है, 31 मार्च तक कोई सेल ही नहीं हुआ। जब कोई सेल ही नहीं हुआ तो जब सेल ही नहीं हुआ तो मैं प्रोविजन यहां पर क्यों बनाऊं? मैं यहां पर प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 31 मार्च, गुड्स मैन्युफैक्चर 31 मार्च के बाद हुए तो भी मुझे प्रोविजन यहां बनाने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी एस्टिमेटेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंगली। इफ देयर इज एनी चेंज आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन अमाउंट देन सच चेंज शुड बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट। आपने करंट बैलेंस शीट में डेट में प्रोविजन बना लिया, बाद में कुछ चेंजेस हुए तो नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट पर आप चेंजेस कर लोगे। एंटिटी हैज फाइल्ड लीगल डैमेजेस अगेंस्ट द सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ द फॉल्टी रॉ मटेरियल, उसने रॉ मटेरियल हमें गलत सप्लाई किया। इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट चांसेस आर वेरी हाई टू विन,
ठीक है, हाई चांसेस ऑफ विनिंग कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज कॉन्क्रीट एविडेंस विच मेक्स इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन, मतलब रीइंबर्समेंट, कि आप अमाउंट रिसीवेबल कर लो, भले उसने लिखा है चांसेस इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट चांसेस आर वेरी हाई टू विन, सिर्फ हाई चांसेस से आप ये नहीं बोल सकते हो कि देयर इज अ कॉन्क्रीट एविडेंस कि मुझे पैसा मिल जाएगा। हेंस अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इट इज अ कॉन्टिंजेंट असेट ओनली, आप इसको एक्चुअल असेट रिसीवेबल नहीं मानोगे, आप इसको डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, वारंटी फॉर 2 to 3 years given does not require any discounting because repairing or replacement expenditure is not fixed to be incurred after 1 year. It may be incurred within 1 year also. हाँ, वैसे तो 1 साल के बियॉन्ड अगर कुछ खर्चा होने वाला है तो मुझे उसका डिस्काउंटिंग करना चाहिए, पर वारंटी के केस में जहां वारंटी अभी से शुरू हो चुकी है, विद इन 1 ईयर भी आ सकती है, बियॉन्ड 1 ईयर भी दूसरे साल में भी आ सकती है, मैंने कुल मिला के 3 साल की वारंटी दी है, तो ऐसे केस में मैं वारंटी प्रोविजन जब क्रिएट करूंगा तो मैं डिस्काउंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं ना कि मुझे अभी पेमेंट करना पड़ेगा कि बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, दीज कॉस्ट शेल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर द ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये शेल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अनअवॉइडेबल, एक्चुअली क्या होता है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है उसका प्रोविजन बनता है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द एक्सपेंडिचर है वो 70 लाख है, तो 70 लाख में क्या क्या नहीं आएगा, 70 लाख में क्या क्या नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे नहीं आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट नहीं आएंगे, हेड ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं आएंगे, तो ये सारे के सारे पीरियड कॉस्ट हैं, ये सब ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की अनअवॉइडेबल कॉस्ट में नहीं आएंगे, तो प्रोविजन बनाते वक्त इनको रेफर नहीं किया जाएगा। दैट्स इट गाइस, दिस वाज योर इंड AS 37 इन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी सब तक पहुंचाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।